आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब इब्ने सफ़ी का जासूसी नावल तलाशे गुमशुदा। जनाब इब्ने सफ़ी जिनकी कहानियों के हम अपने 9वीं 10वीं जमात से लेकर कॉलेज ख़त्म होने तक और उसके कुछ और दिनों के बाद तक, क्योंकि 1980 में तो उनका इंतकाल हो गया था, हम पे एक जुनून सा सवार होता था उनकी कहानियाँ पढ़ने का। तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए मैं आज ये नावल सुना रहा हूँ उनका, तलाशे गुमशुदा। इसकी तीसरी किस्त। दूसरी सुबह सफदर ने फिर फौजी वर्दी पहनी और पोर्टर को बुलाकर दोनों सूटकेस उठवाए। कुंजी काउंटर क्लर्क को सुपुर्द करके बोला, मैं ज़रा चौकी तक जा रहा हूँ, अगर इस दौरान में कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मेरा क़याम कमरा नंबर 8 में है और मेरी वापसी शाम तक होगी। बहुत बेहतर जनाब। दोनों सूटकेस डिक्की में रखवा कर पोर्टर को टिप दी। वो सलाम करके रुखसत हो गया। यहाँ से रहबान की चौकी का फासला करीबन 2.5 मील था। सफदर 1 ही मील चला होगा कि अचानक उसे रुक जाना पड़ा। एक आदमी बीच सड़क पर हाथ उठाए खड़ा नजर आया। सफदर ने उसे करीब ही पहुंचकर ब्रेक लगाए और वो उछलकर एक तरफ हट गया। ये जैमसन था। इधर गाड़ी ले चलो। वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता हुआ बोला। उसने बाईं जानिब के एक कच्चे और नाहमवार रास्ते की तरफ इशारा किया था। सफदर ने गाड़ी उधर ही मोड़ दी और जैमसन ने पूछा, रात कैसी गुजरी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? सफदर भिन्ना कर बोला। जैमसन ने कहा लगाया, पहले तुम बहुत घुन्ने थे, आखिर इस खुश मिजाजी की वजह? सफदर ने तल्ख लहजे में पूछा। मेरे मिजाज के मौसम बदलते रहते हैं। आजकल सिर्फ मोहब्बत करता हूँ और खुश रहता हूँ। पैदल में देर लगती है। खलाई दौर यानी स्पेस एज की मोहब्बत में रॉकेट चलता है। नाहमवार रास्ते पर खासे झटके लग रहे थे। हालांकि सफदर बहुत मोहतात होकर ड्राइविंग कर रहा था। बस अब रुक जाओ, जैमसन बोला। सफदर ने गाड़ी रोकी और बौखला कर नीचे उतर आया, क्योंकि उसने बाईं जानिब वाली चट्टान की ओट से इमरान और जोसेफ को आते हुए देख लिया था। ये बदहवास होने की ज़रूरत नहीं, इमरान हाथ हिलाकर बोला। हम सचमुच भूत नहीं। खुदा ही जाने, समुंदर में गर्क होकर पहाड़ की तराई से बरामद हो रहे हैं। सामान कहाँ है? डिक्की में। सफदर डिक्की उठाता हुआ बोला। जोसेफ ने आगे बढ़कर दोनों सूटकेस निकाल लिए और उन्हें उठाए फिर उसी चट्टान की ओट पे चला गया। चंद गैर मुल्की एजेंटों के घेरे में हूँ, इमरान ने सफदर की तरफ देखकर कहा। आखिर क्यों? आपने बताया था कि बाउल द स्ट्रोफ वाली पेंटिंग किसी पार्टी ने जला दी थी। वो समझे हैं कि मैंने उसका कोई फोटोग्राफ भी लिया था, जिसका नेगेटिव मेरे पास महफूज है। फिर एक चक्कर और भी हो गया, इमरान ने कहा और मुख्तसरन अपने मरीख यानी मार्स के सफ़र के बारे में बताने लगा। खुदा की पनाह,
सफदर उसे खामोश होने पर बोला, तो वो सारा हंगामा हकीकत पर मबनी था। मैं उसे हकीकत नहीं कह सकता, बस ये समझ लो कि वाक़ियत ही यही थी। तो फिर अब क्या चक्कर है? एक मुल्क के एजेंट मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खदशा है कि अगवा का केस बन जाए। किसके खिलाफ? सफदर आंखें फाड़कर बोला, उन्हीं के खिलाफ। मैं कुछ नहीं समझा। खुदा करे कुछ ना समझो। जेम्सन सर हिलाकर बोला, हिज मैजेस्टी अपने अगवा की बात कर रहे हैं? ओह। सफदर होंठ सिकोड़ कर रह गया। चलो उधर ही चलो। इमरान उस चट्टान की तरफ हाथ उठाकर बोला जिसके अकब से वो बरामद हुए थे। उधर एक खासा कुशादा गार था, गार यानी गुफा, जिसमें वो उतरते चले गए। नीचे पहुंचकर इमरान ने कहा, फिलहाल यहीं कयाम है, लेकिन आप लोग तो झील के किनारे वाले किसी हट में मुकीम थे। सफदर बोला, उसे छोड़ दिया गया। मुझे तो इस पर हैरत है जनाब। जेम्सन आंखें निकालकर बोला कि डीजी साहब उस औरत को घर ले गए। इमरान ने हंसकर कहा, बेटा जाए जहन्नुम में, लेकिन बहू तो घर की इज्जत होती है। मैं नहीं समझ सकता बॉस। जोसेफ बोला, आखिर तुम्हारे बाप ने उस पर यकीन कैसे कर लिया? मेरे ही बाप है, इसलिए फौरन घर ले गए होंगे कि अखबारात स्कैंडल ना बनाए। यही बात हो सकती है। जेम्सन ने सर हिलाकर कहा, लेकिन अब क्या सोचा है आपने? सफदर ने पूछा। बस उन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, वो मुझे हर तरफ से घेर रहे हैं। शायद मुल्क में दाखिले के किसी भी इम्कानी रास्ते को नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद इस सरहदी चौकी की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल ना हो, लेकिन वो यहाँ भी मौजूद है। इधर कहाँ है? सफदर ने पूछा। उस मोटेल में जहाँ तुम्हारा क़याम है। इसीलिए तो हमें झील के किनारे वाला हट छोड़ना पड़ा है। अंदाज़न कितने होंगे? मैं सिर्फ एक को पहचान सका हूँ, क्योंकि उसका ताल्लुक़ हमारे यहाँ उनके सफारत खाने से है। मोटेल में ही मुकीम है। हाँ, रॉबर्ट लास्की नाम है, भूरी फ्रेंच कट दाढ़ी वाला। हाँ, शायद मैंने उसे डाइनिंग हॉल में देखा था। सफदर ने पुरतशवीश लहजे में कहा। मैं तो कहता हूँ कि एक आध की मरम्मत कर दी जाए। जैमसन बोला, इससे क्या होगा? इमरान उसे घूरता हुआ बोला, वही जो मरम्मत से होता है, कोई फ़ायदा नहीं। मुझे किसी ना किसी तरह सर सुल्तान तक पहुँचना है। उसके बाद सोचूंगा कि उन लोगों के सिलसिले में क्या किया जाए। तो ये जो सामान आपने मंगवाया है, सफदर ने सवाल किया, इसमें मेकअप का सामान और असलहा है और कुछ कपड़े हैं। और मुझे अब क्या करना है? शाम तक मोटेल वापस जाओगे और तुम्हारे साथ वो दोस्त भी होंगे जिनका तुम्हें इंतज़ार था। यानी आप लोग मेकअप में। मैं और जैमसन, जोसेफ अपनी रंगत की बिना पर नहीं छुप सकेगा, तो फिर ये बेचारा कहाँ जाएगा? फिलहाल उसी गार यानी गुफा तक महदूद रहेगा। अरे मुझे तो उन मोहतरमा की फिक्र है जो आपकी कोठी में विराजमान है। जैमसन हंसकर बोला, अरे उसकी फिक्र नहीं, और वो भी तन्हा नहीं हो सकती। सफदर बोला, उसके आसपास ही कुछ और लोग भी होंगे। इसके सिलसिले में X2 को मशवरा दे चुका हूँ। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, इस बार आप पड़े हैं चक्कर में योर मेजेस्टी। जैमसन सर हिलाकर बोला, बहुत दिनों के बाद ज़िंदगी का एहसास हुआ है।
वरना मैं तो खुद को मशीन समझने लगा था। जोसेफ अजीब अंदाज में मुस्कुराया। इमरान ने उसे घूर कर देखा और बेसाख्ता हंस पड़ा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बॉस। वो संजीदा होने की कोशिश करता हुआ बोला, मुझे मादाम कोरोची याद आ गई थी। किस बात पर? इसी जिंदगी के एहसास की बात सुनकर। ये मादाम कोरोची कौन है? सफदर ने पूछा और इमरान उसे उसके बारे में बताने लगा। कहीं सचमुच मरीख यानी मार्स पर ही ना आए हों? माफ कीजिएगा, कहीं सचमुच मरीख यानी मार्स ही पर ना हो आए हों? सफदर बोला, साइंसी तरक्की में वो लोग सारी दुनिया को पीछे छोड़ गए हैं, इसलिए मैं उसे एक शोबदे से ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मुझे अफसोस है कि मैं साथ नहीं था, और मुझे अफसोस है कि इस चक्कर में मेरी गवर्नरी गई। जैमसन बोला, क्या ब्यूटियां हर वक्त घेरे रहती थी। शुक्र है कि तुम्हें देखने के लिए मुझे मुहद्दिब शीशा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इमरान ने कहा, और जैमसन खिसियानी सी मुस्कुराहट के साथ खामोश हो गया। तो फिर आप लोग कब वापस चलेंगे? सफदर ने पूछा। शाम से पहले मोटेल में दाखिल होना मुनासिब ना होगा, इमरान बोला। तो फिर ये वक्त कैसे गुजारा जाए? जोसेफ हमें अपनी ज़बान के जंगी तराने सुनाएगा। वो जोसेफ की तरफ मुड़े, लेकिन जोसेफ अजीब हाल में नजर आया। किसी चौकन्ने शिकारी जानवर की तरह उसी ढलान की तरफ तक रहा था जिससे उतरकर वो गार यानी गुफा में पहुंचे थे। साथ ही उसने इस अंदाज में हाथ भी उठा रखा था जिसे उन्हें खामोश रहने की ताकीद कर रहा हो। इमरान अपनी जगह से उठा और बड़ी फुर्ती से गार के दहाने के करीब पहुंच गया। उसी तरह जोसेफ ने भी उठकर दहाने की बाईं जानिब पोजीशन संभाल ली, और इमरान ने उन दोनों को इशारा किया कि जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहे। सफदर खासा मामला फहम आदमी था, इसलिए जैमसन के हैरत को रफा करने के लिए उन ब्यूटियों के बारे में पूछने लगा जिनका जिक्र जरा देर पहले उसने किया था। क्या चक्कर है? जैमसन ने आहिस्ता से पूछा। मामूल के मुताबिक, मतलब जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, मामूल के मुताबिक बातें करते रहो। मेरा ख्याल है कि कोई आ रहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं महसूस हुआ। अभी हाल ही में गवर्नरी से रिटायर हुए हो कि हमें कोई ऐसा मौका नसीब नहीं हुआ। चोट न करो। जोसेफ जैसा हम में से कोई भी नहीं हो सकता। नादीदा और अचानक हमलों के सिलसिले में वो छठी हिस्स रखता है, यानी सिक्स्थ सेंस रखता है। दफातन उन्हें गार के दहाने पर दो अफराद नजर आए जिनके हाथों में स्टैन गने थीं। सफदर दोनों हाथ उठाए हुए उठ गया। जैमसन ने भी उसकी तकलीफ की, और फिर जैसे ही वो दोनों मसल्ला आदमी गार में दाखिल हुए, जोसेफ और इमरान उन पर टूट पड़े। स्टैन गनें उनके हाथों से निकलकर दूर जा पड़ी, जिन पर सफदर और जैमसन ने कब्जा कर लिया। दोनों मुकामी आदमी थे, जल्दी काबू में आ गए, और इमरान उन्हें उनकी निगरानी में छोड़कर खुद गार से बाहर आ गया। सामने की बात थी कि सफदर की गाड़ी ने उन दोनों मुसल्लह आदमियों की रहनुमाई की होगी, लिहाजा उसे कम से कम ये तो देख ही लेना चाहिए था कि और भी तो नहीं है। सफदर की गाड़ी तक पहुंचने के लिए उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। शायद यही दुरुस्त फैसला था, क्योंकि जब वो किसी कदर बुलंदी पर पहुंचा तो उस रास्ते पर भी एक मुसल्लह आदमी दिखाई दिया, जिससे गुजर कर वो सफदर समेत
गार में पहुंचा था। झुका झुका वो कुछ और आगे बढ़ा। यहां से सफदर की जीप नजर आ रही थी। उसके करीब ही एक स्टेशन वैगन भी खड़ी थी और स्टेशन वैगन की अगली सीट का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिससे 2 टांगें बाहर निकली दिखाई दे रही थीं। फिर चेहरा भी नजर आया, भूरी फ्रेंच कट दाढ़ी वाला सफ़ेद फार्म यानी वाइट मैन रॉबर्ट लास्की पाइप का धुआं फिजा में मुंतशिर कर रहा था। इमरान फिर पलटा और उधर चल पड़ा जहां तीसरा मुसल्लह आदमी खड़ा दिखाई दिया था। यह भी सफ़ेद फार्म ही था। उसकी पुश्त इमरान की तरफ थी। स्टैन गन ही उसके हाथ में भी नजर आई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता रहा। बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। वो उस पर छलांग नहीं लगा सकता था क्योंकि स्टैन गन उसके हाथ में थी। इस्तरारी तौर पर भी उसका ट्रिगर दब सकता था और बर्स्ट की आवाज़ पर गाड़ी में बैठा हुआ आदमी होशियार हो जाता। मुसल्लह आदमी उस रास्ते की निगरानी कर रहा था जिससे गुजरकर उसके दोनों मुकामी साथी गार तक पहुंचे थे। इमरान आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ता रहा। इस अंदाज में हमला करना चाहता था कि उसके हवास फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाए और स्टैन गन उसकी गिरफ्त से निकल जाए। करीब पहुंचकर उसने एक जचा तुला हाथ उसकी गुद्दी पर रसीद किया। वो किसी किस्म की आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। स्टैन गन उसके गिरने से पहले ही हाथों से छूट गई। इमरान ने उसे उठा लिया और थोड़ी सी जोर आजमाई गिरे हुए आदमी की कनपटियों पर भी कर डाली। गालिबन बेहोशी के वक्फे में इजाफा करना चाहता था। इसके बाद वो फिर उसी तरफ मुड़ा जिधर से आया था। भूरी दाढ़ी वाले की गाड़ी के अकब में माफ कीजिए, भूरी दाढ़ी वाले की गाड़ी के अकब में यानी पीछे में जा पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं मिल सकी। स्टैन गन की शक्ल देखी और चुपचाप हाथ उठाए हुए गाड़ी से बाहर आ गया। चलो, इमरान ने चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, और चलते रहो। भूरी दाढ़ी वाले की आंखों में गहरी नफरत झांक रही थी, लेकिन उसे चुपचाप तामील करनी पड़ी। वो उसे गार वाले रास्ते पर ले आया, इस तरह के वो अपने एक मुसल्लह साथी का हश्र अपनी आंखों से देख सके। अब बाएं मुड़ो। इमरान ने सफ़ाक लहजे में कहा। इसी तरह उसे गार में उतार ले गया। उसके दोनों मुकामी साथी एक जानिब सर डाले बैठे थे। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, भूरी दाढ़ी वाला भर्राई हुई आवाज़ में बोला। लेकिन इमरान उसे कुछ कहे बगैर जोसेफ और सफदर से बोला, बाहर भी एक आदमी मौजूद है, रास्ते के मोड़ के करीब, उसे भी यहीं उठा लाओ। जैमसन दोनों मुकामी आदमियों को कवर किए रहा और वो दोनों बाहर चले गए। भूरी दाढ़ी वाला हाथ उठाए हुए इमरान की तरफ मुड़ा और इंतहाई तनफ्फुर आमेज लहजे में बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम लोग बनाया करते हैं, बिगाड़ना हमारा शेवा नहीं है। इमरान मुस्कुराकर बोला, लेकिन शायद तुम मुझे नहीं जानते। इतना ही काफ़ी है। तुम मुझे जानते हो, मिस्टर रॉबर्ट लास्की। ओह, तो तुम मुझे जानते हो। शायद तुम मुझे जानते हो तो भला क्यों ना जानूंगा, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगा कि आखिर तुम लोग इस तरह मेरा ताक़ुब यानी पीछा क्यों कर रहे हो। तुम हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और फरार हो गए थे।
तो फिर तुम्हें चाहिए कि मेरी हुकूमत को इससे बाखबर कर दो, वो मुझे सज़ा देगी। तुम्हें ज़ाती तौर पर इसका हक नहीं पहुंचता कि मेरे ही मुल्क में मुझे घेरने की कोशिश करो। हम अपनी हुकूमत के अहकामात की तामील करते हैं। ये बहुत बुरी बात है मिस्टर लास्की। तुम्हें सिर्फ अपने सफारत खाने तक महदूद रहकर अपनी हुकूमत के अहकामात की तामील करनी चाहिए। बेहतर यही है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। उसके बाद क्या होगा मिस्टर लास्की? उसके बाद के लिए अहकामात अभी नहीं मिले, यानी दूसरे अहकामात मिलने तक मैं तुम्हारा कैदी रहूँगा, जाहिर है। लेकिन अब तुम ऐसी पोजीशन में नहीं हो कि मुझे अपना कैदी बना सको। वो कुछ ना बोला, लेकिन उसकी आंखों में सरासमीगी यानी डर के आसार नहीं थे। क्या तुम लोग मुझे अपना कैदी बना सकते हो? इमरान ने फिर सवाल किया। हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। अपने मुल्क में तो बना नहीं सकते, अपने मुल्क में तो बना नहीं सके थे। वहाँ जो कुछ हुआ उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन डेलिया मोरान वाले किस्से तो आगाही हो गए। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम चारों को मार कर यहीं दफन कर दिया जाए तो तुम इसकी जुर्रत नहीं कर सकते। मुझे कौन रोकेगा? मेरी गुमशुदगी की जवाबदेही तुम्हारी हुकूमत को करनी पड़ेगी। और अगर तुम चारों की किश्ती मोटेल वाली झील में गर्क हो जाए तो कैसा रहेगा? रॉबर्ट लास्की थूक निकल कर रह गया। तुम्हारी लाशें झील से निकाल ली जाएंगी और वो एक इत्तेफाकी हादसा करार दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें इससे कोई फ़ायदा ना होगा। रॉबर्ट लास्की भर्राई हुई आवाज़ में बोला, क्योंकि तुम्हारी तलाश में सिर्फ मैं ही नहीं था, और भी हैं, और वो हर हाल में तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे। तुम हमारे वसाइल से पूरी तरह आगाह नहीं हो। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? खामोशी से मेरे साथ चले चलो। उसके बाद क्या होगा? नहायत इज्जत व एहतराम के साथ तुम्हें अपने मुल्क भिजवा दूंगा। वहाँ क्या होगा? अगर मुझे मालूम होता कि तुम उन्हें क्यों मतलूब हो तो ये भी बता देता। इतने में सफदर और जोसेफ तीसरे को भी टांगा टोली करके वहीं उठा लाए। वो अभी तक बेहोश था। उसे एक तरफ डाल दिया गया। क्या तुमने उसे मार डाला? रॉबर्ट लास्की ने बौखलाकर इमरान से पूछा। नहीं, अभी तो सिर्फ बेहोश है। जो कुछ तुम कर रहे हो ये तुम्हारी हुकूमत को कभी पसंद नहीं आएगा। मेरी हुकूमत की तरफ से इजहार राय का तुम्हें हक नहीं पहुंचता। क्या तुम अपनी हुकूमत में हमारी पोजीशन से वाकिफ़ नहीं हो? ये बातें सियासतदान जाने, मैं ठोकने पीटने वालों में से हूँ। मेरे इल्म के मुताबिक तुम एक कतई गैर जिम्मेदार आदमी हो, इसीलिए हुकूमत भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। फिर कहता हूँ, अच्छी तरह सोच लो, यानी खुद को तुम्हारे हवाले कर दूँ। इमरान हंसकर बोला, बेहतरी की यही सूरत होगी। ना मुझे बेहतरी से कोई दिलचस्पी हो ना सूरत से। किस्सा ख़त्म भी करो बॉस, जोसेफ बोला। किस तरह? बस जो भी हाथ आए उसे ख़त्म कर दो। तुमने सुना ये क्या कह रहा है? इमरान ने रॉबर्ट लास्की से पूछा। वो कुछ ना बोला, लेकिन सवाल तो ये है कि ये लोग यहाँ पहुँचे किस तरह? सफदर बोल पड़ा। उन्हें तुम पर शुबा हो गया, इसलिए उन्होंने तुम्हारी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक हुक ज़रूर लगाया होगा। उसी के सहारे तुम्हारी गाड़ी तक पहुँचे होंगे। क्यों मिस्टर लास्की? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, रॉबर्ट लास्की ने सर हिलाकर कहा। ये भी सुन लो
कि सफारत खाना मेरी नकलो हरकत से पूरी तरह आगाह है। अगर यहाँ से मेरी वापसी ना हुई तो तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि क्या होगा। मुझे उन दूसरों के नाम और पते बताओ जो मेरी तलाश में निकले। मैं अपने अलावा किसी का नाम और पता नहीं जानता। उसका क्या नाम है? इमरान ने बेहोश सफ़ेद फार्म की तरफ इशारा करके पूछा। नंबर बता सकता हूँ, नाम का इल्म मेरे फरिश्तों को भी नहीं। तो गोया ये यहाँ नौ वारिद है। जाहिर है इसका ताल्लुक सफारत खाने से नहीं है। अंदाज़न कितने नंबर इस वक्त यहाँ बड़े सरकार हैं? अंदाज़न कितने नंबर इस वक्त यहाँ बरसरकार हैं? ये भी मैं नहीं जानता। खैर फिक्र नहीं, मैं हर नंबर को ज़र्ब देता चला जाऊँगा। ज़र्ब यानी मल्टीप्लाई। और हासिल ज़र्ब के नतीजे में ग्रैंड टोटल तुम भी देखोगे और तुम्हारी हुकूमत भी देखेगी। इमरान ने कहा और जोजफ से बोला, इन तीनों के हाथ पैर बांध दो। देखो मैं फिर तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। रॉबर्ट लास्की बोला, मैं पूरी तरह आगाह हूँ। तुम बेफिक्री से अपने हाथ पैर बंधवा लो। दोनों मुकामी आदमियों और रॉबर्ट लास्की के हाथ पैर बांध दिए गए। और फिर इमरान ने जोसेफ से कहा, आने वाले सूटकेसों में से किसी में फर्स्ट एड बॉक्स भी होगा, निकालो उसे। जोसेफ उधर मुतवज्जो हो गया। इमरान उन मुकामी आदमियों को घूरने लगा जो गार में दाखिल हुए थे। वो दोनों बेहद खौफजदा नज़र आ रहे थे और उनमें से कोई अभी तक कुछ नहीं बोला था। तुम दोनों अपनी सुनाओ। दफतन इमरान ने उन्हें मुखातिब किया। एक सिर्फ हकला कर रह गया, लेकिन दूसरे ने कहा, हम कुछ नहीं जानते जनाब। हमसे तो ये कहा गया था कि एक चोर को तलाश करना है जो सफारत खाने से कुछ अहम कागजात ले गया है, और कागजात ऐसे हैं कि उनकी गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को भी नहीं दी जा सकती। और तुम माकूल रकम पर तैयार हो गए। जी हाँ। हालांकि तुम्हारा फ़र्ज़ था कि पहले इस सौदे की इत्तला पुलिस को देते, क्योंकि ये गैर मुल्की सफारत खाने का मामला था। कि क्या तुम जानते हो कि अपने तौर पर किसी गैर मुल्की सफारत खाने का कोई काम करना जुर्म है? हम नहीं जानते। तो अब सुनो कि हमारी हुकूमत की बेखबरी में ये लोग जो काम भी मुकामी लोगों से लेते हैं वो कतई गैर कानूनी हैसियत रखता है, काबिल सज़ा जुर्म है। हमें नहीं मालूम था जनाब। बकवास मत करो, तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो। बेरोज़गारी और मुफलिसी सब कुछ करा कर छोड़ती है। दूसरा बददिक्कत बोला, और लालच का नाम भी लो साथी। वो खामोश हो गए। जोसेफ ने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर इमरान के करीब रख दिया। उसने उसमें से एक हाइपोडर्मिक सिरिंज निकाली और नीले रंग की शीशी से किसी सयाल यानी तरल की थोड़ी सी मकदार उसमें खींच ली। फिर जोसेफ से बोला, इंट्रावेनस है, तुम इसका बायां बाजू दबाओ। ये क्या कर रहे हो? रॉबर्ट लास्की तेज लहजे में बोला। खामोशी से देखते रहो, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। इमरान ने बेहद नरम लहजे में कहा और सफदर से बोला, तुम बाहर जाकर दोनों गाड़ियों की निगरानी करो और इस पर नज़र रखो कि और कोई तो इधर नहीं आता। सफदर एक स्टेन गन संभाले हुए गार से बाहर चला गया। इतनी देर में जोसेफ बेहोश सफ़ेद फार्म आदमी की वो नस उभार चुका था जिसमें इंजेक्शन देना था।
इमरान ने बड़ी एहतियात से सिरिंज का सयाल यानी तरल उसके जिस्म में मुंतकिल कर दिया और खाली सिरिंज जोसेफ की तरफ बढ़ाता हुआ रॉबर्ट लास्की से बोला, हमारे वसाइल महदूद हैं, इसके बावजूद अगर हम चाहें तो इस वहशियाना मुकाबले की दौड़ में तुम्हारे शाना बशाना रह सकते हैं। जहानत पर किसी एक कौम की इजारादारी नहीं है, क्योंकि ये कुदरत का अतिया है और उसने किसी को भी इसे महरूम नहीं रखा है। ये और बात है कि बास कौम के लोग इसके मुजाहरे में काहिली यानी सुस्ती से काम लेते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो अभी खुद ही देख लोगे। ज़बान से कहने का क्या फ़ायदा। अगर इससे कोई नुकसान पहुंचा तो नतीजे के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मेरा मशवरा है कि अब आप ये तहक्कुमाना अंदाज तर्क कर दें। तुमने क्या इंजेक्ट किया है? बेज़रूरत खून बहाना मुझे पसंद नहीं। क्या मतलब? इससे ज़्यादा बातें ना कीजिए योर मैजेस्टी, जैमसन बोल पड़ा। योर मैजेस्टी क्या मतलब? रॉबर्ट लास्की के लहजे में हैरत थी। ये लोग मुझे अपनी मुमकिनत का बादशाह समझते हैं। इमरान ने शर्मा कर कहा, किस मुमकिनत की बात कर रहे हो? ये तुम खामोश रहो। जैमसन रॉबर्ट लास्की को आंखें दिखाकर बोला, ओ तो तुम लोग यहाँ खुफिया तौर पर कोई इनकलाबी तहरीक भी चला रहे हो। रॉबर्ट लास्की ने जैमसन की सरदनिश की परवाह किए बगैर कहा, क्या मैं इसके मुंह पर टेप चिपका दूं योर मैजेस्टी? नहीं, बोलने दो। तुम जानते ही हो कि इसके होश में आने के बाद मिस्टर रॉबर्ट लास्की को चुप लग जाएगी। इमरान ने बेहोश आदमी की तरफ इशारा करके कहा, या आखिर तुम क्या कर रहे हो? लास्की ने एक बार फिर हाथ पैर मारे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा और जैमसन से बोला, तुम इन दोनों देसियों के सिर्फ पैर खोलकर इन्हें बाहर ले जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। रॉबर्ट लास्की वहशियाना अंदाज में बोला, तुम क्या करना चाहते हो? इमरान कुछ ना बोला। जैमसन को उन दोनों के पैर खोलते देखता रहा। उनके हाथ पुश्त पर यानी पीठ के पीछे बंधे रहने दिए गए। जैमसन उन्हें गार यानी गुफा से बाहर निकाल ले गया। इस दौरान में रॉबर्ट लास्की बराबर एहतजाज यानी प्रोटेस्ट करता रहा। उधर बेहोश सफ़ेद फाम आदमी के जिस्म में जुम्बिश हुई और रॉबर्ट लास्की खामोश होकर उसे देखने लगा। उन जुम्बिशों में आहिस्ता आहिस्ता तेजी आती जा रही थी। देखते ही देखते वो माहिए बेआब मतलब मछली बिन जल माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा। उसकी इस कैफियत से बौखला कर रॉबर्ट लास्की ने इमरान को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और जोर दहाड़ा, बॉस क्या मैं इसका गला घोंट दूं? इमरान सिर्फ हाथ उठाकर रह गया। वो उस आदमी को खामोशी से देखे जा रहा था। दफतन वो तड़पते तड़पते साकित हो गया, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो पलकें भी झपका रहा था। लेकिन ये कतई नहीं मालूम होता था कि वो कुछ सोच भी रहा है। चेहरा बिल्कुल सपाट था। फिर अचानक वो उठ बैठा और हथेलियां टेक कर घुटनों के बल चलने लगा। म्याऊ। उसने जोसेफ की तरफ देखकर बिल्ली की सी आवाज़ निकाली। खुदा तुम्हें गारत कर रही है, तुमने क्या कर दिया? रॉबर्ट लास्की हलक फाड़ कर दहाड़ा। देखो और इबरत पकड़ो। जोसेफ की आंखें भी हैरत से फैल गई। फिर वो उछलकर पीछे हट गया, क्योंकि रॉबर्ट लास्की का साथी किसी पालतू बिल्ली ही की तरह उसके कदमों पर लौट गया। म्याऊ म्याऊ करता हुआ वो इमरान की तरफ बढ़ा।
अब भी घुटनों ही केवल चल रहा था। फिर उसके पैरों के करीब भी उसने लोटें लगाना शुरू कर दी और इमरान ने जोसेफ से कहा, इसे कोल्ड बीफ का एक टुकड़ा दे दो, भूखा मालूम होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रॉबर्ट लास्की बुरी तरह मचलकर दहाड़ा। इसे कोल्ड मीट देने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स फिर उठाना, इमरान ने जोसेफ से कहा। और रॉबर्ट लास्की से कहा, मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर रॉबर्ट लास्की, इसके अलावा और कोई चारा नहीं, वरना मैं तो तारकुत दुनिया लोगों की तरह अमन पसंद हो। तुम मेरे साथ ये बर्ताव नहीं कर सकते। वो पागलों की तरह चीखा। मैं यही करूँगा मिस्टर रॉबर्ट लास्की, मजबूरी है, कत्ल करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि तुम्हें पहले बिल्ली बनाऊँ और फिर तुम एक अरसे के लिए अपनी याददाश्त खो बैठो। क्या मतलब? तुम्हारा दोस्त एक हफ्ते तक मियाऊं मियाऊं करता रहेगा और उसके बाद अरसे तक यह नहीं याद आ सकेगा कि वो सच में कौन है, उसके रिश्तेदार कौन है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं आएगा। नहीं नहीं, अचानक रॉबर्ट खौफजदा होकर बोला, मेरे साथ ये मत करना, मैं तुम्हारे मुतालिक किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तीर कमान से निकल चुका है मिस्टर लास्की। मैं नहीं समझा। तुम्हारी सीक्रेट सर्विस मेरे खिलाफ हरकत में आ चुकी है, वो किसी तरह भी नहीं रुकेगी। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैदान जंग में हरीफ यानी राइवल के फरिश्तों पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। वो पागलों की तरह हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगा। फिर इमरान सिरिंज में सयाल यानी तरल पदार्थ खींचता रहा था और रॉबर्ट लास्की की ना थकने वाली जबान गालियां बक रही थी। खासी दुश्वारी पेश आई उसे इंजेक्शन देने में। जोसेफ ने उसे बुरी तरह दबोच रखा था और इमरान उसकी नस को उभारने की कोशिश करता रहा था जिसमें सयाल इंजेक्ट करना था। उधर लास्की का साथी किसी जानवरी की तरह आदमियों की हरकत से कतई लाताल्लुक नजर आ रहा था और उसका बैठने का अंदाज किसी बिल्ली ही के बैठने के अंदाज से मिलता जुलता था। तो ये थी आज तीसरी किस्त इस नावल की, तलाशे गुमशुदा की। कल फिर आऊँगा, आपको इसकी चौथी किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।